Good morning, all of you. Uh, पहले तो हम लोग देख लेते हैं जो लास्ट क्लास में हमें ऑडिबल वॉइस तो क्लियर है ना? यस सर। ओके फाइन। तो पहले तो लास्ट क्लास में जो थोड़ा बहुत बचा हुआ था मतलब टैक्सेशन ऑफ गिफ्ट वो थोड़ा सा देख लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग आगे का देखेंगे जो भी कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होंगे वो। ठीक है, अभी मेरे ख्याल से ये सारी चीजें हो चुकी थी। हाँ, यहाँ पर ये थोड़ा बहुत बचा हुआ था। मैंने बता दिया था गिफ्ट नॉट टैक्सेबल इन सर्टेन केसेस, चाहे गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम एनी रिलेटिव, गिफ्ट रिसीव्ड बाय एन इंडिविजुअल ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज फ्रॉम रिलेटिव एंड नॉन रिलेटिव, एंड गिफ्ट रिसीव्ड अंडर द विल, gift received on contemplation of death, gift received from approved local authority, गिफ्ट ऑफ प्रॉपर्टी कनेक्शन विथ अमलगमेशन, डीमर्जर। ठीक है, ये सारी चीजें हो चुकी थी। और मैंने और मीनिंग ऑफ रिलेटिव, हाँ, कि मतलब अभी जैसे मैंने पहले बताया कि भाई आप जो भी रिलेटिव से जो भी गिफ्ट मिल रहा है वो आपका टैक्सेबल नहीं है। तो अभी रिलेटिव तो बहुत सारे लोग हो जाते हैं, तो अभी किनको किनको इंक्लूड किया गया है वो यहाँ पर देख लेते हैं। स्पाउस ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है, ब्रदर और सिस्टर ऑफ इंडिविजुअल, ब्रदर और सिस्टर ऑफ द स्पाउस ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, यहां तक तो समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ब्रदर और सिस्टर ऑफ ईदर द पेरेंट्स ऑफ द इंडिविजुअल, ठीक है, दोनों पेरेंट्स के मतलब फादर मदर उनके अगर कोई भाई बहन है, सिस्टर ब्रदर, तो वो अगर गिफ्ट देते हैं तो वो भी रिलेटिव में ही आएंगे। और इसके बाद एनी लीनियल असेंडेंट और डिसेंडेंट, असेंडेंट से मतलब है रिफर्स टू मदर, फादर, ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, ठीक है, एंड सो ऑन। एंड डिसेंडेंट से मतलब है रिफर्स टू सन, डॉटर, ग्रैंडसन, ग्रैंड डॉटर, ठीक है, एंड सो ऑन। तो उधर भी आपके सारे जो है रिलेटिव में ही आते हैं, इंक्लूड किए जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद एनी लीनियल असेंडेंट और डिसेंडेंट ऑफ द स्पाउस, वही चीज सेम केस, स्पाउस के केस में भी वही फादर, मदर, ठीक है, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, सन, डॉटर, ग्रैंडसन, ग्रैंड डॉटर। और ठीक है, और फिर यहाँ के बाद जो लास्ट पॉइंट है वो है स्पाउस ऑफ द पर्सन रिफर्स टू द आइटम बी टू एफ, यानी कि आइटम बी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ब्रदर और सिस्टर, यहाँ से एफ तक में जो भी इंडिविजुअल है उनके स्पाउस भी रिलेटिव में इंक्लूड किए। ठीक है, तो इसके अलावा अगर कोई है तो वो रिलेटिव में इंक्लूड नहीं किया। क्लियर है डी वाला सबको? बता। डी वाला है ब्रदर और सिस्टर ऑफ ईदर ऑफ द पेरेंट्स ऑफ इंडिविजुअल। ईदर ऑफ द पेरेंट मतलब फादर मदर, उनके अगर भाई बहन, ठीक है, फादर के ब्रदर सिस्टर या फिर मदर के ब्रदर सिस्टर, उनकी बात हो रही। मतलब अगर मैं फादर की बात करूँ तो उधर आपके उधर अंकल होंगे, बुआ जी होंगी, ठीक है, इधर मदर में मौसी वासी होंगी, मामा होंगे, वो सारे लोग की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे लोग रिलेटिव में इंक्लूड किए जाते हैं। इसके अलावा अगर मैं एच का देखूं, यार थोड़ा सा और मैं हाँ, अगर मैं एच की बात करूं तो यहाँ पर देखो दिया गया है एच मतलब तो समझ रहे होगे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। देखो लेकिन हम अगर इंडिविजुअल का पता है तो इससे ज्यादा पता करने की जरूरत नहीं, बहुत ज्यादा डिटेल में दे दिया गया है, ठीक है, लेकिन फिर भी दो लाइनें देख लेते हैं। गिफ्ट रिसीव्ड बाय एच, गिफ्ट रिसीव्ड बाय एच यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। आपको पता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होता क्या है? बहुत सारे मेंबर्स उसमें होंगे, एक ही फैमिली से रिलेटेड होंगे, ठीक है, और एक बिजनेस एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे होंगे, दैट इज एच। गिफ्ट रिसीव्ड बाय एच फ्रॉम एनी ऑफ इट्स मेंबर नॉट टैक्सेबल, यानी उनके मेंबर अगर
जो उसी HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के जो मेंबर्स है, अगर वो गिफ्ट करते हैं HUF को, ठीक है, कोई एक मेंबर, तो वो जो है टैक्सेबल नहीं in hands of HUF, because for a HUF all its members are treated as relative. जितने भी members हैं वहां पे वो सारे relative की तरह treat किए जाएंगे. Example देखिए, Mr. X has gifted debenture of rupees 10 lakh to XYZ HUF. मिस्टर एक्स इज मेंबर ऑफ XYZ HUF. तो मिस्टर एक्स जो है ये मेंबर है HUF के, XYZ HUF के, और इन्होंने XYZ HUF को गिफ्ट किया. क्या गिफ्ट किया? डिवेंचर्स जिसकी वैल्यू 10 लाख रुपए. गिफ्ट रिसीव्ड बाय XYZ HUF shall not taxable in hands of XYZ HUF, क्योंकि उनके मेंबर ने ही उनको गिफ्ट किया. वो इस हेड में तो नहीं होगा, किस हेड में होगा वो बाद में हम लोग देखेंगे. वो दूसरा एक टॉपिक है, क्लबिंग ऑफ इनकम. वो हम लोग अगला चैप्टर है, वो बाद में देखेंगे. आगे की लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूज हो गए, ठीक है. वो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे कि कौन सी इनकम में वो सारे कौन से हेड में या कैसे उसकी टैक्स लायबिलिटी आपको कैलकुलेट करनी, ठीक है. बस यहाँ पर ये जान लो कि HUF का कोई मेंबर अगर गिफ्ट करता है HUF को तो वो एग्जेम्प्टेड है. आगे बढ़ते हैं. वैसे इतना कुछ पढ़ने की जरूरत तो है नहीं, चलो ठीक है, देख लेते हैं ये भी पॉइंट. हाँ बहुत ज्यादा डिटेल में दे दिया. हाँ, प्रोविजंस रिलेटिंग टू टैक्सेशन. मैं तो वही तो बता रहा हूँ, मतलब अगर आप प्रोविजंस पढ़ने पे आ जाओगे ना तो इनकम फ्रॉम सैलरी साल 2 साल पढ़ते रहोगे, वो प्रोविजंस खत्म नहीं, इतना लेंदी है. और फिर ये तो मैं क्या, ये जो मैटर है ये CA के लिए, हाँ CA, ये इनके लिए CA विजेंद्र अग्रवाल इन्होंने ये बनाया, तो ये CA के पर्पस के लिए इन्होंने बनाया होगा, तो थोड़ा सा लेंदी है इस वजह से. कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक दो पॉइंट और पढ़ के फिर उसको स्किप करेंगे. प्रोविजंस रिलेटिंग टू टैक्सेशन ऑफ गिफ्ट नॉट अप्लीकेबल वेयर गिफ्ट इज रिसीव्ड एज स्टॉक इन ट्रेड. ठीक है, स्टॉक इन ट्रेड से मतलब है अगर आप कोई गिफ्ट रिसीव कर रहे हो और उसी चीज का आप बिजनेस कर रहे हो. स्टॉक इन ट्रेड से मतलब आप उसी चीज की ट्रेडिंग कर रहे हो, उसी चीज की आप बिजनेस कर रहे हो, और वही चीज आपको गिफ्ट मिली है, तो वो यहाँ पर टैक्सेबल नहीं होगा, इस हेड में टैक्सेबल नहीं होगा. ठीक है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स. The provision of taxation of gift given under section 56 to 10 shall not applicable where the recipient received the gift as stock in trade. In other words, gift taxation would apply only where the recipient received the goods as a capital asset, not used in connection with business profession. ठीक है, जैसे ज्वेलरी वगैरह अगर आप रिसीव करते हो, ठीक है, वो सारी चीजें तो हो गई, लेकिन अगर आप उसी चीज का बिजनेस कर रहे हो तो वो यहाँ पर टैक्सेबल नहीं. एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी, लेकिन अभी अगर मैं इमूवेबल प्रॉपर्टी लैंड बिल्डिंग की बात करूं तो वहां पर थोड़ा सा अलग है, वो देखते हैं. एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी रिसीव्ड बाय एनी पर्सन विदाउट कंसिडरेशन और फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन shall not be treated as gift if such person carries on business as a property dealer. ठीक है, आप उसको बिजनेस की, आप उसको ट्रीट नहीं करोगे गिफ्ट की तरह. ठीक है, एनी अदर प्रॉपर्टी, दूसरी अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी के अलावा जो प्रॉपर्टी है उनकी बात करें तो एनी अदर प्रॉपर्टी जैसे ज्वेलरी वगैरह हो गई, बुलियन, ठीक है, रिसीव्ड बाय any person without consideration or inadequate consideration shall not be treated as gift if such person has a business of buying selling of such property. ठीक है, जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया गया, मिस्टर एक्स हैज अ बिजनेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स. मिस्टर एक्स हैज परचेज, मतलब इनका बिजनेस जो है वो क्या, शेयर्स ये खरीदते हैं बेचते हैं. मिस्टर एक्स हैज परचेज्ड शेयर्स फ्रॉम मिस्टर वाई for rupees 10 lakh, whereas the fair market value is 15 lakh. 15 लाख रुपए वैल्यू है फेयर मार्केट वैल्यू, लेकिन इन्होंने खरीदा कितने में, 10 लाख में खरीदा है. In this case, amount of 5 lakh shall not be taxable, shall not be treated as a gift in hands of Mr. X. Instead of cost of shares
in the books of account would be shown in 10 lakh. An entire profit of sale of excess of 10 lakh shall be taxed under PGBP, यानी प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस प्रोफेशन। ये सारा जो भी प्रॉफिट है ये आप बिजनेस प्रोफेशन में दिखाओगे, अदर सोर्सेज में नहीं दिखाओगे, क्योंकि उसी चीज की आप ट्रेडिंग कर रहे हो, आप उसको गिफ्ट की तरह ट्रेड नहीं कर सकते। ठीक है, बाकी बाकी मैं ये सारा ये आप लोग को नोट्स ये दे दूंगा, इसमें एक एक पॉइंट पढ़ना इतना आसान भी नहीं है, ये फिर 2-3 क्लासेस इसी में लग जाएंगे। ठीक है, मुझे भी नहीं लगता कि इतना कुछ इसमें बताने की जरूरत है। जैसे ये गिफ्ट रिसीव्ड इन काइंड वाउचर रिसीव्ड अगेंस्ट गिफ्ट इज क्लेम्ड। अच्छा, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे रहा है तो वहां पर देखते हैं गिफ्ट रिसीव्ड इन काइंड एनी एम्प्लॉय फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर आर एग्जेम्प्ट अप टू 5,000, 5,000 रुपए तक एग्जेम्प्ट है अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है, लेकिन ये जो है टैक्सेबल है इनकम फ्रॉम सैलरी में। ठीक है, खैर छोड़ देते हैं, ये अदर सोर्सेस का पार्ट नहीं है। खैर ये सारी चीजें मैं दे दूंगा। ठीक है, अगर कोई भी डाउट हो आप लोग जो है बाद में क्लियर कर लेना, वैसे इतना कुछ है नहीं इसमें अभी। बाकी क्वेश्चंस आ जाते हैं इसके बाद। ठीक है, तो फिर अभी कुछ क्वेश्चंस ही कर लेते हैं, वो ज्यादा उससे ज्यादा चीजें क्लियर होंगी ज्यादा थ्योरी पढ़ने के। अच्छा, अभी थोड़े 2-3 पॉइंट्स बच गए हैं, मैं एक सेकंड में पीपीटी शेयर करता हूँ, वहाँ पे 2-4 पॉइंट बचे हुए हैं। केवल गिफ्ट ही नहीं है, उसके अलावा और जो चीजें हैं उसको भी डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। एक सेकंड। हम्म। तो यहाँ पर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में एक सेकंड, हाँ, ये सारी चीजें हो चुकी थी। इनकम चार्जेबल अंडर द हेड डिविडेंड और इनकम फ्रॉम विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, ये सारी चीजें हम लोग पहले डिस्कस कर चुके थे। कौन कौन सी इनकम होती है जो यहाँ पर इंक्लूड की जाती है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में, डिविडेंड, इनकम फ्रॉम विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल्स, और आपका हो गया any income received by SSC from his employee as a contribution to any provident fund, और ये सारी चीजें तो हो चुकी है। नेक्स्ट, हाँ, ये सारी इनकम्स को हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हाँ, ये चीज अभी थोड़े 2-4 पॉइंट्स थे। और जो 2-4 छूट जाएंगे वो प्रैक्टिकल जब क्वेश्चंस करेंगे वो ले रहे जाएंगे। ठीक है, क्योंकि सारी चीजें पढ़ पाना आसान। तो कैजुअल इनकम्स की बात करें, जैसे कि लॉटरी इनकम हो गया, आपका इनकम फ्रॉम हॉर्स रेस हो गया, या फिर फैमिली पेंशन हो, इनको कैसे ट्रीट किया जाता है वो देखते हैं। एकदम मैंने ब्रीफली एकदम दिया हुआ है। ठीक है, टीडीएस, पहली बात तो टीडीएस इन पे अप्लाई होता है अगर मैं लॉटरी इनकम की बात करूँ। ठीक है, हॉर्स रेसेस से अगर कोई इनकम हो रही है तो वहाँ पे टीडीएस मतलब आफ्टर टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, टीडीएस मतलब तो वो टैक्स कटने के बाद वो अमाउंट आपके हाथ में होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि भाई कितना अमाउंट आप टैक्सेबल अमाउंट में दिखाओगे। मतलब सपोज मुझे 70,000, 70,000 रुपया मुझे लॉटरी इनकम होती है, लेकिन एक्चुअल में जो विनिंग अमाउंट है वो है 1 लाख, लेकिन उसमें क्या हुआ, 30% मेरा टीडीएस कट गया और मुझे 70,000।
70,000 मेरे पास मिले तो मुझे उसका ग्रॉस अप करना पड़ेगा, उसका ग्रॉस इनकम निकालनी पड़ेगी, उसके बाद जो इनकम निकलेगी वही मेरे लिए टैक्सेबल, वही चीज यहाँ पर बताई जा रही है। TDS is applicable at the rate of 30% on this. It generally received after deduction of tax. ज्यादातर क्या होता है, डिडक्शन, टैक्स के डिडक्शन के बाद वो रिसीव होता है वो अमाउंट। Hence it always gross up while calculating the income under the under this head as given below. तो इसको हमेशा क्या ग्रॉस अप करते हैं, ग्रॉस ग्रॉस अमाउंट, ग्रॉस इनकम कैलकुलेट करते हैं, फिर वो अमाउंट आपके पास टैक्सेबल है। कैसे ग्रॉस अप करते हैं, ग्रॉस इनकम कैसे निकालते हैं, नेट इनकम रिसीव्ड इनटू 100 डिवाइडेड बाय 70। ठीक है, जो आपको मिला वो 70% था, आपको 100% पता करना है, तो आप क्या करोगे, वो अमाउंट को 70 से डिवाइड करोगे, इंटू 100 कर दोगे, आपको 100% पता लग जाएगा। वही काम यहाँ पर कर रहा है। ठीक है, जैसे कि अभी स्क्रीन तो आप लोगों को दिखेगा नहीं, एक सेकेंड, अभी स्क्रीन आपको दिख रहा होगा। जैसे सपोज मुझे आसान करने के लिए 1,40,000 1,40,000 रुपए मुझे मिले। ठीक है, 1,40,000 रुपए मिले तो क्या ये और कहाँ से मिले, लॉटरी से मेरे इनकम हुई 1,40,000। अभी मुझे कितनी इनकम दिखानी पड़ेगी, कितनी इनकम, ये बोर्ड तो विजिबल है, आप लोगों को दिख रहा है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिख रहा है सर। ठीक है फाइन। तो यहाँ पर 1,40,000 ये अमाउंट आपको मिला लॉटरी इनकम। ठीक है, अभी लेकिन क्या विनिंग अमाउंट इतना था, नहीं, विनिंग अमाउंट इतना नहीं था। ठीक है, लेकिन और मुझे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में विनिंग अमाउंट दिखाना है, जो टोटल मेरा विनिंग अमाउंट है वो मेरे लिए अमाउंट टैक्सेबल होगा, ना कि ये जो रिसीव्ड अमाउंट। ठीक है, तो इसके लिए मुझे ग्रॉस अप करना पड़ेगा। तो ग्रॉस अप करने के लिए सब TDS यहाँ पर 30% है, तो क्या करेंगे, ये पूरा जो 1,40,000 है ये कितना है, 70% है ना, 30% तो TDS कट गया, तो इसको डिवाइड करेंगे 70 से, और 100% निकालने के लिए इंटू 100। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा कितना, 2 ये आपका आ जाएगा। इस तरह से ग्रॉस अप कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो TDS is applicable at the rate 30% on this, it is generally received after deduction। ठीक है, ये चीजें हो चुकी। लॉटरी इनकम की बात करें, इफ लॉटरी इनकम इज लेस देन 5,000, अगर लॉटरी इनकम 5,000 रुपए कम है, देन देयर विल बी नो TDS, हेंस नो नीड टू ग्रॉस अप। तो वहां पर आपको ग्रॉस अप करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां TDS नहीं है। ठीक है, अगर लॉटरी इनकम आपका 5,000 रुपए से कम। इसके बाद अगर हम बात करें इनकम फ्रॉम हॉर्स रेस की, तो इफ द इनकम फ्रॉम हॉर्स रेस इज लेस देन 2,500, 2,500 रुपए, देन देयर विल बी नो TDS, हेंस नो नीड टू ग्रॉस अप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फैमिली पेंशन की बात करें, मैंने पहले भी बताया था, फैमिली पेंशन यहाँ पर चार्जेबल होती है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। फैमिली पेंशन से क्या मतलब है, कोई बताएगा? और यहाँ पर चार्जेबल क्यों है? फैमिली पेंशन तो नॉर्मली इनकम फ्रॉम सैलरी में चार्जेबल होती है, तो यहाँ पर सॉरी, पेंशन, पेंशन तो नॉर्मली इनकम फ्रॉम सैलरी में चार्जेबल होती है, यहाँ पर कैसे चार्जेबल है, और फैमिली पेंशन से मतलब क्या है, कोई बता सकता है? सर अगर कोई पर्सन है उसकी डेथ हो जाती है तो उसके स्पाउस को मिल रहा हो तो करेक्ट, फैमिली पेंशन कंसिडर करेक्ट, किया करेक्ट, जाता है। करेक्ट। तो बस करेक्ट, सही है, बिल्कुल सही। मतलब कि अगर कोई इंडिविजुअल है, उसकी वो जॉब में रहा और उसको पेंशन मिल रही है, ठीक है, आफ्टर रिटायरमेंट उसको पेंशन मिल रही है, या जॉब करते समय ही उसकी डेथ हो जाती है, या आफ्टर रिटायरमेंट जो उसको जब उसको पेंशन मिल रही है उस समय डेथ हो जाती है, और उसके कोई डिपेंडेंट जैसे कि स्पाउस कोई है,
तो उसको जो वो पेंशन मिल रही है वो फैमिली पेंशन होगी, और वो पेंशन इनकम फ्रॉम सैलरी में कभी टैक्सेबल नहीं होगी, वो होगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। बस वही चीज यहाँ पे बता रहे हैं। फैमिली पेंशन ₹15,000 और वन थर्ड ऑफ एक्चुअल अमाउंट रिसीव विच एवर इज लेस इज एग्जेम्प्ट। मतलब कि 15,000 रुपए या फिर वन थर्ड ऑफ एक्चुअल रिसीव्ड। मतलब कि अगर मैं यहाँ पर अगर ये अमाउंट सपोज फैमिली पेंशन 30,000 है, ठीक है, फैमिली पेंशन 30,000 है, ठीक है। अगर 30,000 है तो उसका वन थर्ड यानी कि 10,000 या फिर 15,000, जो भी दोनों में से कम है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, यानी 10,000 एग्जेम्प्ट हो जाएगा, पूरा पूरा 10,000 एग्जेम्प्ट। सॉरी 30,000 है तो वन थर्ड यानी कि, एक सेकंड मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ फिर ज्यादा क्लियर होगा। अगर सपोज मेरी फैमिली पेंशन है 30,000, ठीक है, तो यहां पर बोल रहा है कि 15,000 और वन थर्ड ऑफ 30,000, ठीक है, यानी कि वन थर्ड ऑफ 30,000 यानी 10,000, विच एवर इज लेस, दोनों में से जो कम अमाउंट है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो यानी ये कम अमाउंट है, ये आपका एग्जेम्प्टेड है, यानी टैक्सेबल आपका सैलरी कितनी हुई, सॉरी टैक्सेबल आपका पेंशन कितना हुआ 30,000, एग्जेम्प्ट अमाउंट 10,000, यानी कि 20,000, ये आपका टैक्सेबल पेंशन। इस तरह से आप पेंशन को कैलकुलेट कर सकते हो, फैमिली पेंशन को। और इसके बाद टैक्सेबल, जैसे मैंने बताया टैक्सेबल अमाउंट निकालने के लिए क्या करना है, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड माइनस एग्जेम्प्टेड इनकम, यही काम तो किया है, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड माइनस एग्जेम्प्टेड इनकम अभी मैंने किया। उसके बाद नेक्स्ट अभी बात करते हैं डिविडेंड की। डिविडेंड पे क्या होता है, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी इज फुली एग्जेम्प्टेड। अगर इंडियन कंपनी से कोई डिविडेंड मिल रहा है तो वो आपका एग्जेम्प्टेड है, ठीक है। टैक्सेबल डिविडेंड कौन कौन से है, डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी, डिविडेंड फ्रॉम कोऑपरेटिव जो सोसाइटीज है, ठीक है, वहां से अगर कोई आपको डिविडेंड मिल रहा है तो वो टैक्सेबल होगा, ठीक है। टैक्स फ्री इन केस ऑफ अदर सोर्सेस, कौन कौन सा चीजें टैक्स फ्री है, नीचे देखिए दिख रहा होगा, इनकम फ्रॉम कैपिटल इन्वेस्टमेंट बॉन्ड, इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग्स, इंटरेस्ट ऑन नेशनल रिलीफ फंड, सॉरी नेशनल रिलीफ बॉन्ड, income from UTI, any allowances to a MP member of parliament, any allowances, ये आपका सब टैक्स फ्री है, ये आपका सब एग्जेम्प्टेड है। बाद में देखिए लास्ट में दिया गया सैलरी ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज टैक्सेबल अंडर दिस एक्ट, लेकिन जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनके अलाउंसेस तो जो है टैक्स फ्री है, लेकिन अगर उनकी सैलरी की बात करें तो वो यहाँ पर टैक्सेबल है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, ठीक है। तो ये कुछ प्रोविजंस थे जो मैंने बिल्कुल ब्रीफली एकदम शॉर्ट में बताए हुए हैं। अभी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करते हैं, जो भी कुछ प्रोविजंस बचे होंगे उधर मैं बता दूंगा, ठीक है, क्योंकि सारे कर पाना बहुत मुश्किल है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में तो सबसे ज्यादा आपको प्रोविजंस इधर ही देखना होगा। एक टॉपिक हम लोग ने उठाया गिफ्ट, और उसमें कितने सारे प्रोविजंस थे। इस तरह से जो मेन देखिए, जो आपके आपके लिए जितना इम्पोर्टेंट है उससे ज्यादा मैं बता दे रहा हूँ, इससे ज्यादा आपको मतलब पूछेंगे नहीं, बल्कि जितना बताना चाहिए उसका मैं डबल ही दुगना ही बता दे रहा हूँ, उससे ज्यादा बहुत ज्यादा बता दे रहा हूँ, इससे ज्यादा पूछे नहीं जाएगा। आपके में तो आपके कोर्स में तो वो बेसिक चीजें केवल बतानी है आपको, क्योंकि एक ही यूनिट इन्होंने चारों हिट कर दिया है। प्रॉब्लम ये है, यूनिट 2 में इन्होंने चार सॉरी पांचों हिट कर दिया, लेकिन इनका वेटेज बहुत है। अगर मैं
पूरे कोर्स की बात करूं तो यूनिट 2 का वेट बहुत ज्यादा है। मतलब अगर आप क्वेश्चन पेपर भी देख रहे होगे, देखते होगे, अगर देखा होगा तो उसमें यूनिट 2 का मेरे ख्याल से 50-60% तो यूनिट 2 से ही क्वेश्चंस पूछे जाते होंगे, जो मैंने देखा है अभी तक। अभी ये आपके स्क्रीन पे ये क्वेश्चन दिख रहा होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का। ठीक है, इसमें देखिए बहुत सारी इनकम्स आपको दिख रही होगी। मिस्टर एक्स इज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है भाई, ये एमपी है फ्रॉम लखनऊ ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अच्छा, काफी पुरानी बात है, 1989-90। ही हैड द फॉलोइंग इनकम्स। अभी इनके पास ये सारी इनकम्स है। तो अभी सबसे पहले मैंने अभी बताया था, अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है तो उसको अगर कोई भी इनकम, कोई भी अलाउंसेस मिल रहे हैं, वो हमेशा एग्जेम्प्टेड होते हैं, टैक्स फ्री होते हैं। ठीक है, लेकिन सैलरी टैक्सेबल होती है। तो देखते हैं एक एक करके। एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही रिसीव्ड अ सैलरी ऑफ ₹1000 पर मंथ। तो ये तो आपका टैक्सेबल है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में सैलरी 1000 पर मंथ, यानी कि पूरे साल का हो गया 12,000। एंड डेली अलाउंस ऑफ ₹7,000। डेली अलाउंस है, अलाउंसेस जैसे अभी मैंने बताया एग्जेम्प्टेड है, टैक्स फ्री है, तो ये तो एग्जेम्प्टेड है। ठीक है, इसका कोई एंट्री नहीं होगी। लेकिन एंट्री किसकी होगी? सैलरी की, 1000 पर। नेक्स्ट, अगला, he held the following investments। अभी इन्होंने इन्वेस्टमेंट्स किए हुए 10% प्रेफरेंस शेयर्स इन एबीसी शुगर फैक्ट्री लिमिटेड ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ 6,000। तो अगर प्रेफरेंस जो आपका शेयर्स है, तो यहाँ पे देखिए प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं या फिर आपका बॉन्ड होगा, ठीक है, डिवेंचर्स होंगे, वहां पे आपको परसेंटेज दिया होता है। यहाँ 10% क्या है? 10% प्रेफरेंस शेयर्स से मतलब क्या है? वहां पर आपको जो भी डिविडेंड मिल रहा है वो 10% मिलेगा। ठीक है, जैसे मैंने पहले एक बार थोड़ा बहुत बताया था आपको प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स में डिफरेंस। तो जो प्रेफरेंस शेयर्स में डिफरेंस और इक्विटी में डिफरेंस है, वो एक मेन डिफरेंस यही है कि प्रेफरेंस शेयर्स में जो भी डिविडेंड होता है वो फिक्स्ड रेट से मिलता है। मतलब 10%, 15% वो पहले से बता देते हैं, इतना परसेंट आपको डिविडेंड मिलेगा अगर कंपनी, अगर को प्रॉफिट होता है तो। ठीक है, लेकिन इक्विटी में ऐसा नहीं है, वो जितना प्रॉफिट होगा उतना परसेंट उनको डिविडेंड मिलेगा। मतलब वो फिर सारी चीजें करने के बाद मतलब एग्जैक्टली उतना परसेंट भी नहीं मिलता। ठीक है, खैर वो यहाँ पे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। बस ये जान लो कि प्रेफरेंस शेयर्स के केस में एक फिक्स रेट से डिविडेंड मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 10% ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इन एबीसी शुगर फैक्ट्री ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ 6,000, यानी कि 6,000 का 10% ₹600 ये डिविडेंड। आगे बढ़ते हैं। 2000 इक्विटी शेयर्स। अब ये इक्विटी शेयर्स पे आ गए। 2000 मतलब टोटल नंबर ऑफ जो शेयर्स है वो 2000 है। 2000 ये अमाउंट नहीं है, ये क्वांटिटी है। ठीक है, 2000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10। तो अभी जो वैल्यू कितनी हो गई? 2000 इंटू 10, यानी कि 20,000 रुपए की वैल्यू है इक्विटी शेयर्स की यहाँ पर। ठीक है, 10 rupees 10 each in DCM Limited, the company declared interim dividend। interim dividend ऐसा डिविडेंड होता है जिनको एक होता है interim dividend, एक होता है फाइनल डिविडेंड। ठीक है, एक इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम जो साल के बीच में जो जो है डिक्लेयर करेंगे वो इंटरिम है। जो फाइनल डिविडेंड जो ईयर एंड पे जो डिक्लेयर किया जाता है वो फाइनल डिविडेंड। खैर खैर वो हम लोग का टॉपिक नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इंटरिम डिविडेंड इन्होंने डिक्लेयर किया। द कंपनी डिक्लेयर इंटरिम डिविडेंड ऑफ 10% ऑन 15th March 1990 बट पेड इट ऑन 15th April 1990। तो ये इस फाइनेंशियल ईयर में नहीं है, क्योंकि आपका जो ये जो 89-90 जो फाइनेंशियल ईयर है वो एंड हो रहा है 31 मार्च को, और ये जो पे किया जा रहा है 15th अप्रैल। ठीक है, तो ये नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में टैक्सेबल होगा, अभी टैक्सेबल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। डिक्लेयर द फाइनल डिविडेंड ऑफ डिक्लेयर द फाइनल डिविडेंड ऑफ 10% ऑन 31 मार्च 1990। ठीक है, यहाँ पर दो तरह के डिविडेंड है, इंटरिम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड 31 मार्च को पे कर दिया गया, वो 10% है।
ठीक है। इंटरिम की हम लोग एंट्री नहीं करेंगे यहाँ पर, क्योंकि वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में पे किया गया। हमें मतलब है केवल फाइनल डिविडेंड से 10%। तो मैंने अभी बताया इक्विटी शेयर की वैल्यू है 20,000 इंटू 10%, यानी कि 2,000 रुपए यहाँ पर आपका फाइनल डिविडेंड होगा। क्लियर है? किसी को कुछ डाउट अभी तक? सर एक पहले वाले चीज पार्ट में 600 डिविडेंड, सेकेंड पार्ट में मतलब बी में 2,000 रुपीज डिविडेंड, ये आपका टैक्सेबल आ गया। यहाँ सर पे कुछ डाउट सर इस पॉइंट पे? सर इसमें आपने कहा था कि डिविडेंड जो इंडियन कंपनी से होते हैं वॉइस क्लियर वो नहीं है, एग्जेप्ट हो एक जाते हैं। सेकेंड, वॉइस क्लियर नहीं है, एक सेकेंड। हाँ अभी बताओ। सर आप मतलब आप बता रहे 610% ऑफ 2,000 इंटू 10। सर इसमें आप बता रहे थे मतलब पिछले जो स्लाइड थी उसमें था कि डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनीज आर टोटली एग्जेम्प्ट। तो सर तो इंडियन इसमें कंपनी, इसमें अभी इंडियन सर कंपनी इसमें तो कोई नहीं नहीं कोई अभी वो मतलब कुछ आया बताया नहीं नहीं है क्या? कोई। हाँ यस कुछ सर। बताया। हाँ ठीक है। हाँ तो हम ये मान के चलते हैं कि ये इंडियन कंपनी नहीं, ठीक है। अगर तो कोई ये तो मेंशन कर एग्जेम्प्ट दिया हो गया था कि जाएगा सर। इंडियन कंपनी है, फिर हम उस तरह से ट्रीटमेंट करते, लेकिन अभी ये मान के चलते इंडियन कंपनी है, तो अगर इंडियन ठीक है है। तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, तो उसमें तो कोई हाँ मतलब डालने की कोई जरूरत नहीं थी, वहां मतलब कुछ भी 600 करने की और जरूरत नहीं है, वो आपका फुली एग्जेम्प्टेड है, ठीक है। वहां कोई टैक्स ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं। ठीक है। और हमें यहाँ पर ये देखना है कि डिविडेंड आपका पे कब हो रहा है, मतलब डिक्लेयर, देखो डिविडेंड डिक्लेयर किया इसका मतलब पे हुआ, वो जरूरी नहीं है। हो सकता है डिक्लेयर आज हो, पे आज से ये जो है कुछ टाइम पीरियड के बाद हो। तो कब वो ये जो है डिविडेंड पे किया जा रहा है, अगर उस फाइनेंशियल ईयर में पे किया जा रहा है तभी उस फाइनेंशियल ईयर में वो टैक्सेबल होगा, वरना जिस ईयर वो पे किया जा रहा है उस ईयर वो टैक्सेबल। ठीक है। Next, a 10% fixed deposit of rupees 15,000 is held by him in State Bank of India, Lucknow. Interest is credited annually. ठीक है। तो यहाँ पर सीधा सीधा सिंपल सा है, 15,000 रुपए है जिन पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो 10% मिल रहा है। ठीक है। तो यानी क्या, 1,500। आगे बढ़ते हैं। He won। अच्छा अभी तो आज ये क्वेश्चन पॉसिबल ही नहीं है पूरा हो पाना। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको पूरा क्वेश्चन करेंगे पूरा। ठीक है, अभी तो मैं केवल क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में हम लोग बोर्ड पे इसको देखेंगे क्वेश्चन। अभी तो एक ही मिनट है। ठीक है। ही वॉन ₹10,000 इन क्रॉसवर्ड पजल। अभी मैंने बताया क्रॉसवर्ड पजल, इनकम फ्रॉम लॉटरी, उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा अभी मैंने बताया। ठीक है, तो उसी तरह से आपको करना है। ही वॉन 10,000 रुपए उसने उसको जीते हुए क्रॉसवर्ड पजल से। ठीक है, वो टैक्सेबल है, फुली टैक्सेबल है। नेक्स्ट, ऑन 1st August 1989 he purchased a plot of land for constructing his